हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मेरी तरफ से आपको सबसे पहले प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल। तो बच्चों, जैसे आईटीआई थ्योरी हमारी चल रही है, इसके अंदर जैसे हमने प्रतिरोध पढ़ा, कैपेसिटर पढ़ा, उसके बाद हमारे पास आता है बहुत ही अच्छा एक टॉपिक इंडक्टर, जो कॉइल होती है। तो बच्चों, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि यह वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, ऊर्जा को कैसे स्टोर करता है और इसका क्या योगदान है। तो बच्चों, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे और आपको थ्योरी भी बताएंगे। तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं क्लास में। तो बच्चों, सबसे पहले इंडक्टर होता क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, इसने लिखा है इंडक्टर, ठीक है ना। इंडक्टर होता क्या है, तो बच्चों, इंडक्टर एक अक्रिय बोला जाता है, पैसिव, एक अक्रिय एलिमेंट है, क्योंकि आरंभ में धारा प्रवाहित होने के लिए बाहरी स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। अक्रिय क्या है बच्चों, ये एलिमेंट है, मतलब अवयव है। तो बच्चों, ये ऐसा क्यों बोला गया है इसको अक्रिय अवयव, क्योंकि इंडक्टर या कैपेसिटर जो भी है, ये ऊर्जा को स्टोर तो करते हैं, जैसे कैपेसिटर ऊर्जा को स्टोर करता है, परंतु आरंभ में धारा प्रवाहित होने के लिए, मतलब आवेशित होने के लिए एक बार सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इंडक्टर, कैपेसिटर और प्रतिरोध तीनों को क्या कहा जाता है, अक्रिय अवयव, मतलब पैसिव एलिमेंट। ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आता है कि इंडक्टर एक अवयव है, ऑप्शन ए अक्रिय, बी सक्रिय, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोनों मत करना बच्चों, आप एक लिखोगे अक्रिय। इंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संरक्षित करता है। इंडक्टर प्रतिरोध की तरह धारा के मार्ग में बाधा प्रदान करता है। बच्चों, ये चीज क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि कोई एक कॉइल है, तो मैंने एक यहां पर कॉइल बना दी, ये दी, ठीक है। ये इंडक्टर है जिसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं इसको सप्लाई से जोड़ता हूं, मान लो कि इसको मैंने सप्लाई से जोड़ दिया, अगर बच्चों सप्लाई से जोड़ दिया तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होगी तो इंडक्टर के चारों ओर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जिसको आप चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हो। तो बच्चों, यह किसके रूप में ऊर्जा संरक्षित करता है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। जैसे हमने पिछले लेक्चर में कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था, तो वो चार्ज होता था, तो वो आवेश था, तो उसमें क्या लिखा था हमने, विद्युत क्षेत्र के रूप में। तो ये बच्चों क्वेश्चन आता है, ठीक है। और प्रतिरोध की तरह धारा के मार्ग में बाधा प्रदान करता है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको डायग्राम से बताएंगे, तो वहां पर यह भी बता देंगे कि कैसे ये धारा के मार्ग में बाधा प्रदान करता है, ठीक है। इंडक्टर को L से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। तो ध्यान रखना, इंडक्टर को L से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है, ऐसा यूनिट जो होता है, वो क्या होता है, हेनरी, और हेनरी H से डिनोट होता है। नेक्स्ट, तो बच्चों यहां से अब देखिए कि किसी इंडक्टर का प्रेरकत्व किसको बोलते हैं, इंडक्टेंस को। यह किस किस पर निर्भर करती है, चालक के लपेटों की संख्या पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, और चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। तो बच्चों, ये मैंने एक चालक दिखाया हुआ है, जो इसकी ये मोटाई होती है, ये चीज जो है, तो ये बच्चों इसका क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। क्या होता है ये, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो मैंने यहां पर लिख दिया अनुप्रस्थ काट, मतलब अनुप्रस्थ काट ये क्या है, क्षेत्रफल। और ये बच्चों क्या है, ये आपके n है, नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब लपेटों की संख्या या फेरों की संख्या भी बोल देते हैं। और ये जो आपकी है यहां पर, ये आपकी बच्चों क्या है, लेंथ है, मतलब लंबाई है। तो चालक की ये लंबाई है। तो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, किस पे, लपेटों की संख्या पर, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, और चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। तो बच्चों, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या, L बराबर n स्क्वायर म्यू A बाय L। ये फॉर्मूला भी मैंने अभी आपको ड्राइव करना बताया है, और यहां पर अभी मैंने बताया भी हुआ है कि इसके अंदर n क्या है, म्यू क्या है, A क्या है, L क्या है, तो वो अभी आपके सामने आ जाएगा। तो ये रहा वो फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया आपको। देखिए यहां पर n जो है वो क्या है बच्चों,
कुंडली पर लपेटों की संख्या। एक बात और बता देता हूं, कुंडली है, कॉइल है, इंडक्टर है, सब एक ही चीज है। और म्यू क्या होता है बच्चों? परमेबिलिटी होती है। क्या होती है? परमेबिलिटी। और ए क्या होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और ये किस में होता है? मीटर स्क्वायर में। तो ये भी ध्यान रखना। और एल आपकी क्या है? चालक की लंबाई, जो किस में होती है? मीटर में। बच्चों जो एल होता है ना, बड़ा एल, ये चालक का इंडक्टेंस है, जिसको प्रेरकता भी बोलते हैं। तो बड़ा एल और छोटे एल में डिफरेंस याद रखना। बड़ा एल होता है इंडक्टेंस और छोटा एल होता है लंबाई। तो बच्चों यहां से मेरे को एक बात बताओ कि इंडक्टेंस का फेरों की संख्या से क्या संबंध है? तो बच्चों यहां पर समानुपाती है और वर्ग के समानुपाती है। अगर मैं एरिया की बात करूं, अनुप्रस्थ काट की, इंडक्टेंस से क्या रिलेशन है? तो बच्चों समानुपाती है। और इसके साथ क्या है? विलोमानुपाती। तो बच्चों अभी मैं आपको यही बताने वाला हूं जो मैंने अभी बताया है। देखिए, कुंडली की इंडक्टेंस जो L है वो लपेटों की संख्या N के वर्ग के समानुपाती होती है। मैंने अभी बताया था ना, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपके पास ये है, L बराबर N स्क्वायर म्यू A बाई L। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहां से अगर मैं देख के बताऊं तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि L और N स्क्वायर का संबंध क्या है? समानुपाती। तो L समानुपाती N स्क्वायर। तो बच्चों अगर फेरों की संख्या को हम डबल करते हैं तो इंडक्टेंस आपकी बच्चों 4 गुना हो जाती है। कैसे? अगर n का मान 1 है तो 1 होगा l का मान, और n का मान अगर मैं 2 कर दूं लपेटों की संख्या, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। जब आपको ये पता होगा ना, तभी आप बता पाओगे। तो बच्चों ये ध्यान रखना। इसके ऊपर भी क्वेश्चन कैसे बन जाएगा कि किसी कुंडली की इंडक्टेंस और उसके लपेटों की संख्या का संबंध है। क्वेश्चन बना दिया मैंने, और ऑप्शन दे देगा L समानुपाती N। जैसे मैं बता देता हूं, अगर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना चाहूं तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि किसी कुंडली की लपेटों की संख्या और इंडक्टेंस में संबंध है। ठीक है? और ऑप्शन में वो दे दे ऐसे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और ये आपका बन गया डी ऑप्शन। तो बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से आपका मैंने ये क्वेश्चन बना दिया। अब जब आपको पता होगा कि हाँ भाई किसी कुंडली की इंडक्टेंस लपेटों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है, तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करोगे? कंफ्यूज होगे और कोई भी आंसर लगा दोगे, गलत हो जाएगा। तो बच्चों जब अच्छे से पढ़ रहे हो तो अच्छे से तैयारी करो, ठीक है ना? इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद क्या बोला हुआ है? कुंडली की इंडक्टेंस जो होती है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। तो वो आप यहां पर देख सकते हो, L और A का संबंध क्या है? समानुपाती का। तो ये आपका आ गया L समानुपाती A। ठीक है बच्चों? और L समानुपाती A को आप लिख क्या सकते हो? अगर मैं यहां पर 2 आ जाए, L1 बटा L2 लिख सकता हूं, और इज इक्वल टू A1 बाई A2 लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है? अगर वो कहता है कि किसी कुंडली का इंडक्टेंस इतना है, एरिया इतना है, और दूसरी कुंडली का इंडक्टेंस इतना है, तो एरिया कितना होगा, तो मैं इससे बता सकता हूं। ठीक है? कुंडली की इंडक्टेंस होती है वो लंबाई के विलोमानुपाती होती है। विलोमानुपाती क्यों होती है? क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो बच्चों L जो बड़ा है वो इंडक्टेंस है, और छोटा L है वो चालक की लंबाई है। तो एक दूसरे के वो क्या है? विलोमानुपाती। अगर लंबाई घटती है तो इंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो बच्चों वो तो आप कर ही लोगे जब विलोमानुपाती का संबंध है। तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तीनों क्वेश्चन आप नोट कर लेना, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, अब मैंने एक डायग्राम से मैं बता रहा हूं। जब मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी मैंने आपको एक बात बोली थी कि बच्चों इंडक्टर जो है वो प्रतिरोध की तरह धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो आपने सर कहा कि
मैं बाद में बताऊंगा, यही बोला था ना मैंने। तो अब देखिए, ये मेरा एक इंडक्टर है, इंडक्टर को बोलते हैं बच्चों कॉइल। ये मैंने सप्लाई दे दी बच्चों। सप्लाई देने पर आपको पता है कि धारा तो प्रवाहित होगी, क्योंकि सर्किट आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो बच्चों जब धारा प्रवाहित होगी तो आपको पता है कि जब ये इंडक्टर है, कॉइल है, तो इसका जो है स्वभाव क्या है, इसका स्वभाव ये है कि इसके चारों ओर क्या बन जाती है बच्चों, यहां से चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती है इस तरीके से। और ये चुंबकीय बल रेखाएं आपकी क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र। इस तरीके से क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। इस तरीके से हमने पहली लाइन क्या लिखी थी कि इंडक्टर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संरक्षित करता है। तो बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र बन गया, और इस चुंबकीय क्षेत्र में आपका क्या बनेगा, चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। और वो चुंबकीय फ्लक्स आपका टाइम के अनुसार चेंज होता रहेगा, क्योंकि बच्चों टाइम के अनुसार हर चीज चेंज होती है एसी सप्लाई में। आप देखिए, अगर मैं यहां पर कहूं यहां पर अलग टाइम है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग टाइम है, तो टाइम के अनुसार जब फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स बच्चों घूर्णन होता है, जब वो घूर्णन करेगा और टाइम के अनुसार चेंज होगा तभी ईएमएफ पैदा होती है। तो बच्चों यहां पर मेरा कहने का मतलब क्या है, सप्लाई देने पर धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होने के कारण कॉइल के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इस चुंबकीय क्षेत्र में आपका क्या बनेगा, चुंबकीय फ्लक्स, और वो चुंबकीय फ्लक्स समय के अनुसार परिवर्तित होगा। तो बच्चों इसमें क्या पैदा हो जाएगी, ईएमएफ, जिसको विद्युत वाहक बल बोलते हो। तो यहां पर देखिए, जब इंडक्टर को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो इंडक्टर के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इन चुंबकीय बल रेखाओं से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। अब बच्चों एक बात बताओ कि इसके अंदर जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ वो किसकी वजह से, आई की वजह से, धारा की वजह से। तो जैसे जैसे धारा जाएगी वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। तो मैं कह सकता हूं फाई जो है वो समानुपाती है किसके, आई के। तो बच्चों ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए मैंने क्या लिखा है कि फाई जो है वो समानुपाती है किसके, आई के। तो बच्चों फाई बराबर एल आई, एल मेरा यहां पर क्या है, इंडक्टेंस। तो बच्चों जब V बराबर IR लिखा था प्रतिरोध के अंदर, और मैंने कैपेसिटर के अंदर लिखा था Q बराबर CV, और आज मैं लिख रहा हूं फाई बराबर LI। तो बच्चों तीनों चीज सामने आ गई, आज तीनों चीज सामने आ गई, R आ गया, L आ गया, C आ गया। अब यहां से मैं आपको 3 क्वेश्चन बना के दिखाता हूं कि प्रतिरोध है वो किसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, धारा के। वोल्टेज, ये कैपेसिटर है वो किसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा, वोल्टेज के। आज इंडक्टर आ गया नजर में, तो ये भी किसके, आई के, मतलब धारा के। अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया ना कि इंडक्टर भी प्रतिरोध की तरह धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। बच्चों ये तीनों रिलेशन आप नोट कर लेना, बहुत ही काम की चीज है। तो फाई बराबर एल आई, एल क्या है, इंडक्टेंस, जो आपका क्या रहेगा बच्चों, नियतांक स्थिर रहेगा। ठीक है, जब चुंबकीय फ्लक्स समय के अनुसार परिवर्तित होता है तो बच्चों क्या पैदा होती है, ईएमएफ, जिसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो बच्चों फाई जो है वो क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, और किसमें होता है, वेबर में। और एल क्या है, इंडक्टेंस, जो किसमें होती है बच्चों, हेनरी के अंदर होती है। तो ये समझ में आ गया ना कि जितना आई जाएगा फाई बढ़ेगा, और फाई बराबर क्या आ गया, एल आई। तो ये आपका एक रिलेशन बनता है। यहां से मुझे एल निकालना होगा तो आई इसके नीचे आ जाएगा, फाई बटा आई। अब बच्चों इसका एक मैं संबंध बनाता हूं, ध्यान से सुनिए इस संबंध को। देखिए अगर मैं कहूं बच्चों एल बराबर, यहां पर अगर मैं 1 हेनरी की बात कर रहा हूं, किसकी, 1 हेनरी की। तो बच्चों अगर मैं 1 हेनरी लिखूं इज इक्वल टू फाई, फ्लक्स वेबर में होता है, 1 वेबर फ्लक्स और 1 एम्पियर की धारा। तो बच्चों वेबर पर एम्पियर किसका मात्रक हुआ, इंडक्टेंस का, हेनरी का। तो ये भी आप रिलेशन नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आपके सामने वही चीज आ गई है वापिस। मैंने क्या लिखा बच्चों, मेरे पास एक संबंध आया था क्या, कि फाई बराबर एल आई, ये संबंध आया था ना अभी मैंने नोट किया। ये देखो बच्चों दोबारा से, फाई बराबर एल आई।
ये फाई बराबर एल आई आ गया और मैंने एक लाइन बोली थी कि समय के अनुसार जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगी। तो बच्चों डी बाई डी टी, डी टी क्या होता है? समय के अनुसार फ्लक्स का परिवर्तन। तो डी फाई बाई डी टी और एल और आई चेंज हो रहा है ना, एल तो बटा चेंज होगा नहीं, एल तो आपका स्थिरांक है, तो डी आई बटा डी टी। तो डी फाई बाई डी टी ये क्या होता है? जब फ्लक्स समय के अनुसार परिवर्तित होता है क्या पैदा होती है? ईएमएफ। तो ई बराबर एल डी आई बाई डी टी। तो ये बच्चों फॉर्मूला याद रखना, ई बराबर है उत्पन्न विद्युत वाहक बल ईएमएफ वोल्ट में, डी आई परिवर्तित विद्युत धारा एम्पियर में, और डी टी परिवर्तित समय है किसमें होता है? समय सेकंड में। तो बच्चों जब चुंबकीय फ्लक्स समय के अनुसार परिवर्तित होता है तो ईएमएफ उत्पन्न होती है और इंडक्टर के अंदर ऊर्जा संरक्षित ई बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर से निकालते हैं। बच्चों ये फॉर्मूला नोट कर लेना। कैपेसिटर में क्या था? 1/2 सीवी स्क्वायर, इंडक्टर में है ई बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर। एल क्या है? इंडक्टेंस प्रेरकत्व, और आई क्या है? प्रवाहित विद्युत धारा जो एम्पियर में होती है। तो बच्चों ये आ गया अपना नेक्स्ट। ये आप पढ़िए संयोजन क्या क्या होते हैं। हाँ जी, तो अब हमारे पास आ गया है इंडक्टर का संयोजन। क्या आ गया बच्चों? इंडक्टर का संयोजन। जैसे हमने सबके अंदर पढ़ा था ना प्रतिरोध का संयोजन, कैपेसिटर का संयोजन, तो आज हम पढ़ेंगे इंडक्टर का संयोजन, मतलब ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर। तो बच्चों इंडक्टर का जो संयोजन है ना, इंडक्टर का और प्रतिरोध का समान होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रतिरोध भी धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है और इंडक्टर भी धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो इंडक्टर का जो बच्चों संयोजन होता है वो मुख्य 3 प्रकार से होता है। एक आपका होता है श्रेणी संयोजन जिसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, एक होता है समांतर संयोजन जिसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, एक होता है मिश्रित संयोजन जिसको मिक्स कनेक्शन बोलता है। मिक्स के अंदर आपका सीरीज पैरेलल सभी आ जाता है, ठीक है ना। तो इंडक्टर का संयोजन जो है वो श्रेणी संयोजन हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। तो बच्चों इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडक्टर को प्रतिरोध की तरह श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, और क्योंकि इंडक्टर भी धारा के मार्ग में बाधा डालता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिरोध की तरह ही इसको श्रेणी क्रम में इंडक्टर को संयोजित करते हैं। जैसे इंडक्टर प्रतिरोध को ऐसे करते थे ना, इस तरीके से, जैसे R1 R2 लिखते थे, ए बी टर्मिनल बना दिया तो R1 + R2 हो गया। इसी तरीके से इंडक्टर को भी मैं ऐसे ही करूंगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहां पर L1 L2 आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो ए और बी टर्मिनल पर मैं इंडक्टर श्रेणी में जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? L1 + L2। अब यहां पर मैंने बोला कि इंडक्टर भी धारा के मार्ग में बाधा डालता है। तो इंडक्टर जो है वो किसके मार्ग में बाधा डाल रहा है? धारा के। और अभी हमने ये रिलेशन निकाला भी था कि फाई बराबर एल आई, ठीक है ना। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, जब इंडक्टर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो तुल्यांकी इंडक्टेंस का मान बढ़ जाता है, क्योंकि श्रेणी में इंडक्टर जुड़ जाते हैं। तो बच्चों अगर मैं यहां से आपसे एक बात कहूं कि जब इंडक्टर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो L1 + L2 + L3 होता है, तो मैं कह दूं ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, तो 2 + 3 5, 5 और 4 9। तो टोटल जो तुल्यांकी आपका इंडक्टेंस होगा जिसको परिणामी बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो L1 + L2 + L3, तो टोटल जो L है वो कितना हो गया? L1 + L2 + L3। तो बच्चों इस तरीके से इंडक्टेंस जो आपकी है वो श्रेणी में प्रतिरोध की तरह जुड़ जाती है, ठीक है ना। अब यहां पर आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल अगर मैं लेके दिखाऊं तो यहीं पर बता देता हूं। देखिए, ये कह दूं 5 हेनरी का है, ये कह दूं 10 हेनरी का है, और ये कह दूं 15 हेनरी का है। तो बच्चों L टोटल जो मेरा है वो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर L टोटल को आप क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। तो 5 10 15, 5 + 10 + 15, तो 15 और 10 25 और 5 30, और L का यूनिट क्या होता है? हेनरी। तो 30 हेनरी आपका इसका क्या हो जाएगा? टोटल इंडक्टेंस हो जाएगा, जो इसका प्रेरकत्व कहलाएगा, ठीक है। तो श्रेणी में तो हमने देख लिया कि जुड़ जाता है। अब हम चलते हैं समांतर की तरफ। तो यहां पर देखिए,
समांतर संयोजन क्या होता है, जिसको बोला जाता है पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। तो बच्चों इंडक्टर को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो तुल्यांकी इंडक्टेंस का मान कम हो जाता है। अब तुल्यांकी इंडक्टेंस का मान कम क्यों हो जाता है? क्योंकि बच्चों इसके अंदर प्रतिरोध की तरह 1/L1, 1/L2, 1/L3, जब हम 1 से कोई चीज को डिवाइड करते हैं ना, इसका मतलब कम हो जाता है। अब देखिए एक तो 2 होता है और एक 1/2 हो, तो बेटा फर्क नहीं होगा क्या? 1/2 तो आधा हो गया, 0.5 और 2 दिन रात का अंतर हो गया। तो जब आपको तुल्यांकी इंडक्टेंस का मान कम चाहिए तो आप इंडक्टरों को समांतर क्रम में संयोजित कीजिए। यह क्वेश्चन आता भी है। तो बच्चों इसके अंदर क्या है देखिए, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये L1, L2 और L3 मैंने 3 लगा दिए हैं किसके अंदर? समांतर क्रम में, पैरेलल में। तो ए बी पर मेरे को निकालना है, तो 1/L टोटल 1/L1, 1/L2 और 1/L3, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। और एक बात और बता देता हूं, ये चाहे आप लिख लेना कि जब दो इंडक्टर समान मान के समांतर क्रम में संयोजित हो तो परिणामी इंडक्टेंस का मान एक इंडक्टेंस के मान के आधे के मान, एक इंडक्टर के मान के आधे के बराबर होता है। आधे के बराबर होता है। अब ये लाइन जो लिखाई है ये क्या है? इसने लिखा है कि जब दो इंडक्टर समान मान के समांतर क्रम में संयोजित हो तो परिणामी इंडक्टेंस का मान एक इंडक्टर के मान के आधे के बराबर होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि दो इंडक्टर जुड़े हुए हैं जैसे इस तरीके से, और मैं कह दूं कि इसका मान भी 4 हेनरी है और इसका मान भी 4 हेनरी है, तो बच्चों इनका जो टोटल मान होगा ना तुल्यांकी इंडक्टेंस, वो 4 का आधा क्या हो जाएगा? 2। तो आप करके देख लीजिए, इसका आंसर 2 ही आएगा। एक इंडक्टेंस का मान मतलब 4, 4 का आधा कितना होता है? 2। तो ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूं, देखिए। और अगर मान डिफरेंट हो, जब दो इंडक्टर समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं तो तुल्यांकी इंडक्टेंस का सूत्र है, जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, जाते नहीं होते हैं, तो क्या होगा बच्चों? देखिए, तो आप इससे भी निकाल सकते हो L टोटल बराबर L1 इंटू L2 डिवाइड L1 प्लस L2। जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल से, देखिए 6 और 3, तो मैंने L टोटल निकाल दिया। L A और B टर्मिनल पर L1 इंटू L2, 6 इंटू 3 18 और 6 इंटू 3 9, 9 दूनी कितना होता है? 18। तो अगर मैं यहां पर समान मान का लगाता, मान लो इसी फॉर्मूले से, इस तरीके से, ठीक है ना, जैसे मैंने 4 हेनरी और 4 हेनरी का एग्जांपल लिया था ना, तो उसी को अगर मैं लेता और ये टर्मिनल A है और ये B है, तो इसका आंसर कितना आता? तो बच्चों आप इसको ऐसे करते, LAB L1 इंटू L2, 4 इंटू 4 डिवाइड L1 प्लस L2, 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो आपका आंसर कितना आ गया? 2 हेनरी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब दो इंडक्टर समान मान के समांतर क्रम में संयोजित हो तो जो एक इंडक्टेंस का मान होता है उसके आधे के मान के बराबर तुल्यांकी इंडक्टेंस होती है। तो 4 का आधा 2। तो मैंने इस फॉर्मूले से भी आपको करके दिखा दिया, फिर भी 2 हेनरी आया ना, तो क्या दिक्कत है? अब आपको याद क्या रखना है? समान मान के लिए तो डायरेक्ट आधा कर दो, और जब डिफरेंट हो 4 और 6 तो आप इस तरीके से करोगे, L1 इंटू L2 डिवाइड L1 प्लस L2, इससे निकाल दोगे। और 2 से ज्यादा इंडक्टर लगे होंगे, 3 4, तो आप कैसे निकालोगे? 1/L1, 1/L2, 1/L3, और लास्ट में भूल मत जाना उल्टा करना, क्योंकि बच्चों 1/L के बराबर ये चीज आई है, तो L निकालने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है।
अब हम चलते हैं समांतर क्रम के बाद मिश्रित संयोजन पर। तो देखिए मिश्रित संयोजन, मिक्स कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। तो बच्चों मिक्स क्या होता है? जब हम श्रेणी और समांतर दोनों को मिक्स कर दें तो बच्चों मिक्स संयोजन हो जाएगा, मिश्रित संयोजन। देखिए जब इंडक्टर को श्रेणी और समांतर दोनों में संयोजित किया जाता है तो मिश्रित संयोजन कहलाता है। अब देखिए ये मैंने एक सर्किट बना के दिखाया है। तो बच्चों इस सर्किट के अंदर आप देख सकते हो कि दो इंडक्टर समांतर में है, फिर उसके सीरीज में है और फिर ये सीरीज में है। अगर मैं एक बात कहूं आपसे तो ये मिक्स कनेक्शन तो हो गया क्योंकि श्रेणी और समांतर एक ही सर्किट में है। अब इसको सोल्व कैसे करोगे? तो पहले अगर मैं इस भाग को सोल्व करता हूं, इतने भाग को, तो क्या आ जाएगा? समांतर में है ना, तो इसको मैं निकाल देता हूं 8 इंटू 2 L1 इंटू L2 डिवाइड 8 प्लस 2 कितना होता है? 10। तो 2 पंजा 10, 8/5 हेनरी। इसका आ गया 8/5 और 8/5 को भाग करोगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 एक्का 30, 1.6 हेनरी आ गया। 1.6 आ गया इसका मान। तो बच्चों अब इसको कैसे करोगे? देखिए अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा? इसका नया डायग्राम देखिए, ये बन गया नया डायग्राम। ठीक है, ये आपका ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है और इसके अंदर अब वैल्यू पुट करता हूं तो कितनी करूंगा? 2.4 और यहां पर कितनी आई थी? 1.6 और नीचे कितनी है? 4 हेनरी। तो बच्चों 2.4 और 1.6 दोनों किस में है? श्रेणी में है। तो अगर मैं इसका श्रेणी क्रम देखूं तो कितना आएगा? देखिए 2.4 और 1.6 4 हो गया। तो एक डायग्राम और बना देते हैं, 4 हेनरी और नीचे कितना है? 4 हेनरी। इसका भी 4 हेनरी है, ठीक है ना। और ये आपका क्या है? बी टर्मिनल और ये आपका क्या है? ए टर्मिनल। अब ये बन गया फाइनल इसका डायग्राम। फाइनल डायग्राम के अंदर आपका 4 4 दोनों समांतर क्रम में आ गया। तो 4 और 4 जब दो समांतर क्रम में समान मान के हो तो तुल्यांकीय इंडक्टेंस का मान आधा हो जाता है। तो 4 और 4 का आधा कितना होता है? 2। तो बच्चों इसका आंसर तो 2 आ जाएगा, परंतु अगर मैं फॉर्मूले से निकालूं तो LAB बराबर क्या आ जाएगा? L1 इंटू L2, 4 इंटू 4 डिवाइड L1 प्लस L2, 4 और 4 8, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। तो मेरे पास इसका जो रिजल्टेंट आ गया वो कितना आ गया? 2 हेनरी। तो बच्चों जब दो इंडक्टेंस आपके पैरेलल में समान मान के हो तो उसका आधा कर दिया करो 2 हेनरी। अब मैं आपको एक बार फिर से मिश्रित संयोजन बता रहा हूं। जैसे आपने श्रेणी पढ़ा था, समांतर पढ़ा था, अलग अलग, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कौन सा संयोजन बनता है बच्चों? मिश्रित संयोजन। और आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन वहां पर मिश्रित का ही आएगा सोल्व करने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं? देखो जब इंडक्टर को श्रेणी और समांतर दोनों में संयोजित करते हैं तो मिश्रित संयोजन कहलाता है। यहां पर समांतर है, यहां पर श्रेणी है, फिर समांतर है, तो मिश्रित हो गया। पहले मैंने इस पार्ट को सोल्व कर लिया तो 8 इंटू 2 डिवाइड 8 प्लस 2 10, तो इसको करने पर 1.6 आया। अब बच्चों इसका 1.6 हो गया, ये 2.4 था और नीचे कितना है? 4। तो मैंने एक नया डायग्राम बना दिया। अब दोनों ये श्रेणी में है, 2.4 और 1.6, 4 और नीचे 4, 4 और 4 का बच्चों कितना आ गया? 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 हेनरी। इस प्रकार हम मिक्स संयोजन जो है वो हम सोल्व करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, कभी आगे करेगा, कभी पीछे, कभी 3 श्रेणी में लगाएगा, 2 समांतर में लगाएगा। तो उसके ऊपर आधारित हम क्वेश्चन की नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका वही पार्ट होगा। तो बच्चों पहले इसको जरूर पढ़िए, इसको पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा पहले कि इंडक्टर होता क्या है, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, फाई बराबर LI क्यों आया, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न क्यों करता है। तो वो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। नेक्स्ट
तो बच्चों ये था आपका इंडक्टर का पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट होगा इसका न्यूमेरिकल, जिसको प्रश्नोत्तरी कहते हैं, उसके ऊपर आधारित होगा। तो बच्चों जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव में हैं तो उनको बोल दीजिए कि ITI थ्योरी हम करवा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जितना ज्यादा हो सके उसको ठोक के बजा के कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है ना। और उन फ्रेंड्स को यह भी बोलना है कि YouTube पर भी डेमो के तौर पर वीडियो पड़ी हुई है, तो वो आपको कैसे मिलेगी, वहां पर dlife.fun टाइप करोगे तो आपके सामने वीडियो खुल के सामने आ जाएगी, उसको आप देखिए। इंटरेस्ट आपका 100% बनेगा, और इंटरेस्ट बनते ही देर ना करिए और डाउनलोड कर लेना DLife ऐप को। किस पर? गूगल पर। जब ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपके सामने ITI थ्योरी का एक बॉक्स बन के आएगा, और जिसको आप परचेज करके अपनी वीडियो दिल्ली की देख सकते हो। और बच्चों वेबसाइट को विजिट करना है तो www.dlife.fun पर जाकर इसको विजिट भी कर सकते हो, वहां पर भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो बच्चों मैं अब आपसे विदा लेना चाहूंगा और नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।